फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बीएसएससी के लिए हिस्ट्री स्पेशल क्लास। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जून 2024 में बिहार बीएसएससी एग्ज़ाम अपना ले लेगा। उसके लिए हम उन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जिन्हें ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इन प्रश्नों के साथ साथ इनका जो एनालिसिस किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। आप लोग उसको पहले एक बार देख लें, तब आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर ठीक इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बीएसएससी में 75 क्वेश्चन केवल जीके जी से होता है, तो इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान देना है। देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है ऋग्वेद के। और चलिए ऋग्वेद से बनने वाले सारे पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए, प्रश्न है कि ऋग्वेद के बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ये भी पूछा गया है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऋचाओं का संकलन है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये दोनों डेटा आपको याद कर लेना है, कितना बार पूछा गया है। ऋचाओं की संख्या को आप नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये डेटा हर जगह अलग अलग रहता है, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद के जो पठनकर्ता ऋषि होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ये कितना बार पूछा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं अधर्वयु। और सामवेद को पढ़ने वाले को उगदाता और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। अब देखिए, ऋग्वेद में आपको पता होगा कि 10 मंडल है। देखिए फ्रेंड्स, 10 मंडल को याद करना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ मंडल जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आता है उनको याद कर लीजिए। देखिए, जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। देखिए, तीसरा मंडल में आपको ध्यान रखना है कि इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कितना बार पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। और देखिए, ध्यान देना है। और ये गायत्री मंत्र जो है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। और कितना बार ये भी पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, सातवां मंडल से आपको क्या याद रखना है? इसमें दशराज युद्धों का वर्णन है, ठीक है, जो कि परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है कि दशराज युद्धों का वर्णन किस मंडल में है? तो सातवां मंडल में। और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। नौवां मंडल पूछा जाता है किनको समर्पित है? तो यह पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। 10वां मंडल में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। 10वां मंडल में कितना बार पूछा भी गया है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो 10वां मंडल में है। और इसी में जो है समाज के 4 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करवाना होता था, क्षत्रिय का काम लड़ाई लड़ना होता था, वैश्य का काम व्यापार करना होता था, और शूद्र का काम ये तीनों की सेवा करना होता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, ऋग्वेद से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको हम करा दिए। अब जो है आपके लिए एक भी प्रश्न जो है यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ध्यान देना है कि ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। और सिंधु का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है सिंधु का। देखिए, इस वेद में इंद्र के लिए 250 शब्दों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अग्नि के लिए 200 जो है ऋचाओं का, मतलब कि इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि मंत्रों का। अघन्य के बारे में आपको याद रखना है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। अब देखिए, इस वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ जो है जैन अवस्था से मिलती जुलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया था? आपको याद रखना है कि नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने किया था। अब चलिए, बलबन से बनने वाले मेन पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको याद रखना है कि इनका मूल नाम बहाउद्दीन था। ये गुलाम वंश से संबंधित थे। इनको उलुग खा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह उपाधि जो है नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था, उलुग खान, ठीक है। और उसने स्वयं को जो है जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया और नियावत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था, वो उसने स्वयं। ये भी याद रखना है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ बताए हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये याद रखना है, भारत में तो बलबन ने किया था। उसी तरह तुर्कान ए चहलगानी का अंत। देखिए, इल्तुतमिश जो था इसका गठन किया था चालीसा दल, ठीक है, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। इसको बलबन ने पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि सुल्तान के लिए ये खतरा बन रहा था। देखिए, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, ठीक है। बलबन का मानना था कि राजा का पद जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और उसने सुल्तान को निरंकुश इसमें सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो दिया था बलबन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, दीवान ए अर्ज।
बलबन ने सैन्य विभाग को मजबूत करने के लिए दीवान अर्ज का गठन किया था, ये भी आपको याद रखना है। और बलबन ने गुप्तचर विभाग, याद रखिएगा कि राज्यों की खबरों को जानने के लिए उसने कुशल गुप्तचर प्रणाली तैयार किया था, जिसे बारीद कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए सजदा और पैबोस, ये यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सजदा और पैबोस, तो देखिए सुल्तान के सम्मान में घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना सिजदा, और सुल्तान के पैर चूमना पैबोस जैसी ईरानी प्रथा शुरू किया था बलबन ने, ये आपको याद रखना है। और शाहजहाँ इसको बंद करवा दिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने, और बंद किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने। ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना है नौरोज़ के बारे में। ठीक है। नौरोज़ जो है एक ईरानी त्यौहार है, तो इसने मनाना शुरू किया था और शाहजहाँ ने इसे बंद करवा दिया, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह याद रखना है अमीर खुसरो के बारे में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन बलबन के समय से ही शुरू किया था, ये भी याद रखना है। साहित्यिक जो जीवन है वो अमीर खुसरो बलबन के समय से ही शुरू किया था। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि सहायक संधि किसने शुरू किया था, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था 1798 में। 1798 में शुरू किया था। सहायक संधि क्या था, तो चलिए पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। देखिए, सहायक संधि की शुरुआत जो है भारत में, इसे बड़े पैमाने पर लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, पता है। और इसका विचार जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दिया था। ठीक है। लेकिन इसे प्रभावी ढंग से अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया। विचार उसने दिया था, लेकिन इसको प्रभावी ढंग से अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया। उद्देश्य क्या था सहायक संधि का, तो देखिए इसका उद्देश्य था कि जितने भी रियासत हैं उसको ब्रिटिश नियंत्रण में लाना और भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को ख़त्म करना। ठीक है, पूरी तरह ख़त्म करना। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है कि संधि की क्या शर्तें थी, क्योंकि आज के समय में आपको पता है फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष वाले बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप हर पॉइंट को अच्छे से नहीं समझिएगा तो कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो देखिए, संधि की क्या शर्त था, तो देशी सेना का खात्मा। संधि स्वीकार करने वाले राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, ये पहला संधि का शर्त था। दूसरा, ब्रिटिश सेना की तैनाती। राजा के राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखी जाती थी जिसका खर्च राजा को खुद उठाना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारे उसका शर्त था। तीसरा शर्त ये था कि राजा के दरबार में, ठीक है, सॉरी, राजा के दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी तैनात किया जाता था जो आंतरिक मामलों पर नजर रखता था। ठीक है। और चौथा पॉइंट ये था कि विदेश नीति पर रोक। राजा बिना अंग्रेजों को अनुमति किसी अन्य विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रख सकता था और ना ही किसी दूसरे राज्य से युद्ध कर सकता था। ये संधि की शर्तें थी। और सुरक्षा का वादा, अब बदले में अंग्रेजों ने उस राज्य को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा की गारंटी दे देते थे। ठीक है, ये शर्त शर्त था। ध्यान देना है कि सहायक संधि जो स्वीकार करने वाले जो राज्य हैं, अक्सर परीक्षाओं में जो है इनका क्रम पूछा जाता है, यहाँ लिख भी दिए हैं। सबसे पहले जो संधि किया था सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था, जो 1798 में संधि स्वीकार किया। मैसूर 1799 में, वहीं तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले ये क्षेत्र हैं। और भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब एक बात आपको याद ध्यान देना विशेष। ठीक है, इंदौर के जो होलकर ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा भी है। इस संधि के कारण भारतीय राजा अपनी स्वतंत्रता खो बैठे और धीरे धीरे आर्थिक रूप से खोखला हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सेना का खर्च बहुत अधिक था। ठीक है, तो सहायक संधि फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि सहायक संधि तो हम लोग देख लिए, लेकिन एक और इसी तरह का था राजहरप नीति, तो देख लेते हैं वो भी। इन दोनों में क्या अंतर था आपको हम बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए राजहरप नीति के भी बारे में हम आपको एक एक करके पॉइंट्स पूरा जितनी भी हो सकती है हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं। देखिए, सहायक संधि आप समझ लिए हैं, तो अब राजहरप नीति समझना बहुत ही आसान है। यह मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राजहरप नीति आया था। ठीक है, 1848 में, ये आपको पहले वर्ष याद रखना है। दूसरा, अब देखिए इसके जो संस्थापक थे, डलहौजी था उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल था। ध्यान देना है इसका विचार क्या था। संरक्षित राज्य के किसी शासक की मृत्यु यदि किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाता है तो वह राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसमें कहा गया था कि अगर राजा का पुत्र नहीं होगा तो जो उसका जो क्षेत्र होगा वो ब्रिटिश में मिल जाएगा। और दत्तक पुत्र का नियम, देखिए इस नीति के तहत राजाओं द्वारा गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि वह निजी संपत्ति का वारिस हो सकता है, ऐसे बताया गया था। अब देखिए ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखना है कि राजहरप नीति के तहत जो मिलने वाला पहला जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र का सतारा 1848 में। फिर मध्य प्रदेश का जैतपुर और संभलपुर
बाघाट, उदयपुर जो है 1852 में। ये क्रम आपको याद कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से याद कर जाना है, ठीक है। झांसी 1853, वही नागपुर 1854। अब ध्यान देना है नोट पर। 1856 को राज हड़प नीति के आधार पर नहीं, अवध को ध्यान देना है। अवध को 1856 में राज हड़प नीति के आधार पर नहीं बल्कि कुशासन के आधार पर जो है आरोप लगाकर, जो है कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था। ये भी अक्सर परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या जनक कौन थे, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। ये 1793 में आया था। और देखिए, तो हम भू राजस्व से संबंधित उस समय 3 व्यवस्थाएं थी, तीनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि तीनों से प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए बताते हैं एक एक करके। देखिए ध्यान दीजिए, यह ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूलने का एक प्रमुख व्यवस्था था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जनक जो हैं वो लॉर्ड कर्नवालिस हैं। कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस हैं। 1793 में इसकी स्थापना हुआ था और इसके क्षेत्र में आता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी प्रमंडल और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र आता था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, इसलिए घेर दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुल भूमि, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर लागू थी। कितना परसेंट क्षेत्र पर? तो 19% क्षेत्र पर यह लागू था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए मुख्य उद्देश्य इसका है क्या था स्थायी बंदोबस्त का? तो देखिए जमींदारों को मालिकाना हक, यानी इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। राजस्व का निर्धारण, सरकार को दिया जाने वाला जो लगान है हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। इसमें भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है, ठीक है। और सूर्यास्त कानून, यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक लगान जमा नहीं करता था तो उसे जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये सारी चीज़ें। राजस्व का बंटवारा, वसूले गए लगान पर का बंटवारा इस प्रकार था, यानी 10/11, यानी 11 भाग पर 10 भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था, ठीक है। वही जमींदारों को देना था 1/1 भाग पर, ठीक है, जमींदारों को अपने खर्च और मुनाफे के लिए, मतलब कि इसको देना था, किसको? जमींदारों को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था 11 में से 10 भाग। व्यवस्था का प्रभाव क्या दिखाई दिया? तो कंपनी को लाभ हुआ इससे, कंपनी की आय निश्चित हो गई और उसे हर साल बजट बनाने में आसानी हुई। उसे जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग मिल गया। जमींदारों को लाभ क्या था? अधिक उत्पादन होने पर सारा अतिरिक्त लाभ जमींदार अपने जेब में रखता था। किसान को नुकसान, किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए, उनका शोषण बढ़ा और वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन गए, ठीक है। कुछ बातें आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का कुछ नाम: इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी प्रथा इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके योजनाकार कौन थे? जॉन सोर है। कितना बार ये प्रश्न पूछा है, इसके योजनाकार कौन थे? जॉन सोर हैं। इसमें कमी क्या था? सरकार को भविष्य में बढ़ती हुई खेती की आय से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये इसमें मुख्य कमी थी, ये बातें आपको याद रखना है। अब चलिए अस्थायी बंदोबस्त जब आप समझिए लिए तो रैयतवाड़ी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इस व्यवस्था में सरकार ने जमींदारों के बजाय सीधे रैयत यानी किसानों के साथ समझौता किया था। और ध्यान देना है, इसकी शुरुआत 1820 में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो थॉमस मुनरो थे, उसके थे लॉर्ड कर्नवालिस, और इसके प्रवर्तक कौन थे? रैयतवाड़ी के थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर 1820 में हुआ। हालांकि 1792 में मद्रास की 12 महल जिला में इसकी पहली बार इसे आजमाया गया था। इसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र, इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, ये आपको याद कर लेना है। मद्रास, बॉम्बे के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। और यह भारत के सबसे बड़े हिस्से 51% क्षेत्र पर लागू था। रैयतवाड़ी आपको याद रखना है। मुख्य विशेषता आपको याद रखना है कि किसान को भूमि का मालिकाना, किसान को भूमि का मालिक बनाया गया जब तक वो लगान देता रहे। लगान की दर बहुत अधिक थी, उपज का 50% जो है से 50 से 60% सीधे सरकार को। स्थायी बंदोबस्त के विपरीत इसमें हर 20 से 30 साल बाद लगान की समीक्षा और वृद्धि की जा सकती थी। इस तरह का व्यवस्था इसमें था। ये भी आपको समझ में आ चुका। अब देखिए महलवाड़ी भी समझ जाइए लास्ट। देखिए महलवाड़ी, इसमें लगान की इकाई किसान या जमींदार ना होकर, ठीक है, पूरा गांव होता था, ठीक है। इसके प्रवर्तक होते थे होल्ट मैकेंजी और इसकी शुरुआत 1822 में हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आता था, मध्य भारत और गंगा घाटी, पंजाब आता था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य विशेषता अब यहाँ से आपको कुछ याद रखना है। सामूहिक जिम्मेदारी, पूरे गांव को मिलकर लगान देना था और गांव का मुखिया लगान वसूल कर सरकार को देता था। मानचित्र और रिकॉर्ड्स, पहली बार इसने भूमि के मानचित्र और रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। इसमें परिवर्तनशील दर, इसमें भी समय समय पर लगान दरों में बदलाव का प्रावधान था।
ये सारी चीज़ें था। अब चलिए हम तीनों को एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे तीनों में अंतर करना आपको आसान हो जाए। तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19% पर था, रैयतवाड़ी 51 पर, और ये महालवाड़ी 30 पर। और ठीक है, और इसमें समझौता जमींदारों से होता था अस्थायी बंदोबस्त में, इसमें समझौता किसानों से होता था, इसमें गांव से होता था। इसके संस्थापक जो थे कर्नवालिस थे, इसके संस्थापक मुंडो और रीड थे, और इसके संस्थापक होल्ट मैकेंजी थे। इसका इलाका कौन कौन सा पड़ता था आप लोग एक बार देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बार बीएसएससी का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्लास प्रतिदिन अब चलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को देखें। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता। देखिए, जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए, जन्म के बारे में याद करिए, चाहे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। 1875 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। उपाधि याद रखना है, इनको लौह पुरुष और सरदार कहा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको लाइन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनका प्रमुख आंदोलन और नेतृत्व बताते हैं। आप लोग एक एक करके इनको भी याद करिएगा। खीरा सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी आप पहले याद रखिएगा कि 1918 में। और गांधी जी के साथ मिलकर किसानों के लिए लगान माफी का संघर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी याद रखिए, 1928 में। और किसानों पर बढ़ाए गए कर, यानी गुजरात में जो किसानों पर बढ़ाए गए कर था, उसके खिलाफ ये सफल नेतृत्व किए थे। कराची अधिवेशन 1931 का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले और याद कर जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, और पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए। भारत के एकीकरण में भी इनका बहुत योगदान है, आप जानते भी हैं। आज़ादी के समय भारत में 562 देशी रियासत थी। पटेल जी अपनी कूटनीतिक से लगभग सभी रियासत को भारत में मिलाया, लेकिन ठीक है, वो भी बताएंगे 3 रियासत नहीं मिल रहा था। इस कारण इन्हें भारत का भी स्मारक कहा जाता है। अब कुछ विशेष अभियान आपको याद रखना है। जूनागढ़ जो था गुजरात में, उनको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाए। ठीक है, वहीं हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको बातें यहाँ से याद रखना है। पहला कि इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी किनारे ही है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा का संरक्षक संत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की नींव रखी थी। आईएएस और आईपीएस का जो सेवाएं हैं, इसका नींव इन्होंने ही रखा था। इन्हें भारत रत्न 1991 में मरणोपरांत दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, पॉइंट वाइज करके आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप लोग को ये कंटेंट देते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया। तो देखिए, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। चलिए अब कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पूरी जानकारी के एक करके हम पॉइंट वाइज करके देते हैं। ठीक है, जिससे आपका एक भी प्रश्न किसी एग्जाम में ना छूटे। देखिए, कैबिनेट मिशन के बारे में आपको एक एक करके बातें बताते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन, इस विधानसभा के बारे में भी ध्यान मत दीजिए, कैबिनेट मिशन पर ध्यान दीजिए। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जो है भारत में आया, और इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन भेजा किसने था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। कितना बार ये भी पूछा है। अब चलिए बताते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो देखिए, इसके सदस्य 3 थे। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के 3 प्रमुख मंत्री इसके सदस्य थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवीजे अलेक्जेंडर, ये तीनों का नाम आप लोग याद कर ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आता है। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्या था, पहले उद्देश्य देखिए। ये भारत को जल्द से जल्द आज़ादी देना और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता को भारतीयों को सौंपना, और यह पता लगाना कि भारतीय संविधान कैसे बनेगा, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि भारत को आज़ाद करना, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपना, और तीसरा भारतीय संविधान कैसे तैयार होगा, इसके लिए रूपरेखा प्रदान करना। कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा किया था 16 मई 1946 को, और ये अपनी अपनी योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए विक्रम संवत के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और उनका एनालिसिस हम आपको करके बताते हैं। देखिए, तो विक्रम संवत के बारे में, यह हिंदू कैलेंडर का सबसे प्रचलित संवत है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके प्रवर्तक याद रखिएगा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये एकदम याद रखना है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर याद रखना है कि इसका उद्देश्य था कि शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। ठीक है,
विशेष बात क्या है कि यह एक चंद्र कैलेंडर पर आधारित था। ठीक है, यह एक चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, यानी कि इसको, ठीक है, इसे ये चांद पर आधारित है और यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के यानी मार्च अप्रैल से शुरू होता है। ध्यान रखना है कि यदि आपको वर्तमान ईस्वी से विक्रम संवत में बदलना है तो उसमें 57 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, विक्रम संवत में बदलने के लिए। अब चलिए आपको इसी तरह का एक बताते हैं शक संवत के बारे में, दोनों कन्फ्यूजन होगा आपको तो ये दूर हो जाएगा। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीयता मान्यता, ध्यान रखना है कि मान्यता कि भारत सरकार ने 22 जुलाई 1957 को आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया था, ये आपको याद रखना है। और यह सौर गणना पर आधारित है, यानी इसमें सूर्य की गणना की जाती है, सूर्य के आधार पर इसकी गणना की जाती है। और इसका पहला महीना जो है चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। और ध्यान देना है सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च से ये शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान ईस्वी से शक संवत में जाने के लिए 78 घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 2024 को अगर हम लोग को शक संवत में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 1946। ठीक है, कभी कभी दोनों का अंतर ही पूछ देता है, शक संवत और विक्रम संवत का अंतर, तो आपको याद रखना है कि कितना हो जाता है, 135 वर्ष हो जाता है, 135 वर्ष। चलिए दोनों का अंतर यहाँ से फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में और विक्रम के 57 में। ठीक है, इसकी संस्थापक राजा विक्रमादित्य, इसके संस्थापक राजा कनिष्क। इसमें गणना का आधार चंद्रमा है, इसमें गणना का आधार सूर्य है। ठीक है, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, इसमें भारत के राजपत्र में इसका उपयोग किया जाता है। दोनों का अंतर 135 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। चलिए तालीकोटा के युद्ध के बारे में पूरी बातें बताते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था और इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है और बनीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यह युद्ध कृष्णा और मालप्रभा नदी के बीच स्थित राक्षस और तांगरा नामक गांव के पास लड़ा गया था, इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, राक्षस और तांगरा नामक गांव के पास लड़ा गया था, इसलिए ये नाम दिया गया है। अब कुछ बातें आपको यहाँ से फटाफट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मुस्लिम सल्तनत के संघ के बीच हुआ था, ध्यान देना है। और इसके नेतृत्व करता जो थे राम राय थे, सदाशिव राय के मंत्री राम राय थे। और दक्कन में ध्यान रखना है कि दक्कन के बारे में याद रखना है कि इसमें 4 रियासत शामिल थी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ठीक है, ध्यान देना है नोट में बरार इस महासंघ में शामिल नहीं था, कितना बार ये पूछा भी गया है। अब ध्यान देना है इस युद्ध के कारण क्या था, क्षेत्रीय विस्तार था। ठीक है, विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच रायचूर दोआब जो उपजाऊ भूमि है उसके कब्जे को लेकर ये झगड़ा चल रहा था। राम राय की कूटनीति, राम राय सल्तनत काल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उन्हें आपस में लड़ाते थे, जिसे चीरकर वे एकजुट हो गए। ठीक है, और धार्मिक और राजनीतिक वर्चस्व दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में ये के होड़ में ये लग गए। ध्यान देना है कि परिणाम क्या हुआ कि विजयनगर की हार हुई और राम राय की हत्या कर दी गई और विजयनगर की सेना बुरी तरह पराजित हुई। विजयनगर का विनाश हुआ। इसमें भी विजयी सेना विजयनगर शहर को छोड़कर लगभग 6 महीने विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को छोड़कर लगभग 6 महीने तक लूट किया और खंडहर बना दिया। ठीक है, और ध्यान देना है कि नया वंश विजयनगर की राजधानी पेनुकोंडा स्थानांतरित कर दी गई और तिरुमल यानी रामराय का भाई ने अरविंदु वंश की स्थापना किया। दक्षिण भारत में अस्थिरता, यानी इस युद्ध ने दक्षिण भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया और हिंदू साम्राज्य का प्रभाव कम हो गया। ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में जो हुआ था, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे, ये आपको याद रखना है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने भी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता की व्याख्या करते हुए इस दर्शन को पूरी दुनिया में के सामने मजबूती से रखा था, अद्वैतवाद का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर होगा काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और मुख्य संगठन इसमें योगदान लिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थान था लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव। सर इसमें लक्ष्य क्या था कि सरकारी खजाने को लूटना ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदे जा सके। ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन का नाम था। क्रांतिकारी कौन कौन से क्रांतिकारी इसमें थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य रणनीतिकार थे। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, वे पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे, ये भी ध्यान रखना है। सजा और शहादत आपको याद रखना है। दिसंबर 1927 ब्रिटिश सरकार के इस मामले में भारी दमन किया और 4 मुख्य क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दिया गया। कहाँ कहाँ? तो ये जेल का स्थान याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में। ठीक है, इन्हें निर्धारित समय से 2 दिन पहले फांसी दे दिया गया था। ठीक है,
तो ये काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो पार्टी थी इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हुआ था। और रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पहले कहा था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। बचाव वकील क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभानु गुप्त ने केस लड़ा था। ठीक है, बचाव वकील के लिए कौन लड़ा था? चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था क्रांतिकारियों की तरफ से। अशफाक उल्ला खां भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी हैं। ये एकदम ही अच्छे से याद रखना है। अशफाक उल्ला खां जो है भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी थे। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम करा रहे हैं। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। फ्रेंड्स डेली इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस वीडियो को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।